इसके बाद अगला सवाल है, और अगला सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है 63 अंश कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 29 अंश है। इस स्थिति में आपतन कोण क्या होगा? तो आप लोगों ने एक प्रिज्म का फॉर्मूला पढ़ा होगा, n बराबर होता है साइन डेल्टा m प्लस a बट्टे 2 और बट्टे साइन a/2, ये होता है प्रिज्म के लिए फॉर्मूला। अच्छा, इसी में यहां पर ये जो I बराबर होता है, I बराबर क्या आ जाएगा? I की जगह होता है यहां पर डेल्टा m प्लस a/2, R की जगह यहां पर कौन होता है? a/2, और यहां पर I क्या है? हमारा आपतन कोण है। I हमारा क्या है? आपतन कोण है बेटा। R हमारा क्या है? R हमारा अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण। और ध्यान रखना आपतन कोण होता है, आपतन कोण I बराबर होता है किसके? निर्गत कोण, निर्गत कोण किसके? निर्गत कोण I डैश के। ठीक है, आपतन कोण I बराबर होता है निर्गत कोण I डैश के। अब देखो, लेकिन यहां पर जो सवाल बोल रहा है, सवाल बोल रहा है 63 अंश कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण कितना? 29 अंश है। इस स्थिति में आपतन कोण, देखो यहां पर एक कोण दे रखा है प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण A बराबर कितना है? 63 अंश, और न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण को किससे लिखते हैं? डेल्टा m से। ये क्या होता है? न्यूनतम विचलन कोण। क्लियर? और A हमारा क्या होता है? A हमारा होता है प्रिज्म कोण। ध्यान रखना इसके बारे में। n हमारा क्या है? अपवर्तनांक है। ठीक, तो यहां पर जो न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा m बराबर कितना है? 29 अंश है। हमसे पूछा आपतन कोण I, तो आपतन कोण I बराबर क्या होता है? I बराबर डेल्टा m प्लस a/2। अब लगाएंगे मान, बेटा डेल्टा m का वैल्यू कितना है? 29 प्लस a का वैल्यू कितना है? 63, और बट्टे कितना हो जाएगा? 2। अब ऐड कर लेंगे, 9 और 3 12, 6 और 2 8, 8 और 1 9, और बट्टे 2। अब यहां से काट लेंगे तो I बराबर कितना निकलेगा? 2 चौक 8 और 2 6 12, यानी I बराबर आपतन कोण I बराबर कितना निकलेगा? 46। कितना निकलेगा? 46। नोट करिए इस सवाल को। इसके बाद बेटा अगला सवाल है, अगला सवाल क्या बोल रहा है? एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 अंश तथा पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। देखो हमेशा ध्यान रखना बेटा, पतले प्रिज्म के लिए, अगर प्रिज्म के लिए फॉर्मूला पूछेगा आपको, प्रिज्म के लिए फॉर्मूला पूछेगा तो ये रहा। अगर पतले प्रिज्म के लिए पूछे, पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए जो फॉर्मूला होता है वह होता है डेल्टा m बराबर n माइनस के 1 इंटू में a। पतले प्रिज्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है? पतले प्रिज्म के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा m बराबर n माइनस के 1 इंटू में a। अब देखो यहां पर प्रिज्म कोण, यहां कौन दे रखा है? प्रिज्म कोण a बराबर कितना है? आप बोलोगे 4 अंश। उसके बाद अपवर्तनांक कितना है? n बराबर 1.5। विचलन कोण पूछा है डेल्टा m बराबर n की जगह लगाओगे 1.5 माइनस के 1, और इनटू में a की जगह कितना लगाना है? 4। अब एक चीज बताओ, 1.5 में से अगर 1 गया, 1.5 में से 1 गया तो आप बताओगे 0.5 बचेंगे। इनटू में कौन हो जाएगा? 4, और 4 पंजे कितना होगा? 20। के अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद दशमलव है। क्लियर? तो ये हमारा क्या निकलाएगा? विचलन कोण। कौन सा? न्यूनतम विचलन कोण। क्लियर? नोट करें इस सवाल को। इसके बाद बेटा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल बोल रहा है न्यूनतम विचलन अवस्था में एक प्रकाश किरण एक समकोणिक प्रिज्म इस प्रकार आपतित होता है कि आपतन कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है। न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। भैया न्यूनतम विचलन कोण को तो ज्ञात करना है। जो आपतन कोण है, ये आपतन कोण प्रिज्म कोण का, प्रिज्म कोण कौन है हमारा? A, इसका कितने है? 3/4 है। आपतन कोण प्रिज्म कोण, देखो आपतन कोण प्रिज्म कोण का मतलब मल्टीप्लाई, का मतलब मल्टीप्लाई,
कितना है 3/4 है। ठीक है, अच्छा यहां से क्या पूछा है, न्यूनतम विचलन। तो यहां पर सबसे पहले क्या करना है, यहां पर लगाएंगे फॉर्मूला I डेल्टा m बराबर होता है न्यूनतम विचलन की। तो I बराबर फॉर्मूला होता है I बराबर डेल्टा m प्लस a/2। आपतन कोण I बराबर क्या होता है, डेल्टा m प्लस a/2। अब यहां पर आपतन कोण जो I है बेटा वो क्या है, I बराबर लगाएंगे a इंटू में 3/4 बराबर डेल्टा m प्लस a/2। क्लियर। अब यहां से बेटा क्या करना है, आप 2 से ये काट लो, कितने बार कट जाएंगे, 2 बार, क्योंकि 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3a/2 बराबर हो जाएगा डेल्टा m प्लस a। अब ये प्लस में a है, दूसरी ओर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में a हो जाएगा। तो यहां से डेल्टा m बराबर हो जाएगा 3a/2। ये प्लस में है, दूसरी ओर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। अब भिन्न बन गई, 2 का मल्टीप्लाई ए में कर दो, तो कर दोगे 3a माइनस के 2a और बट्टे कौन हो जाएगा a। तो 3a में से 2a गया तो कौन बचेगा, आप बोलोगे यहां पर 3 में से 2 गया, 3a में से 2a गया, केवल a बचेगी और बट्टे में 2। ये निकलेगा डेल्टा m। ये क्या निकलाएगा हमारा, डेल्टा m। क्लियर, नोट करें इस सवाल को। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न है, ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक cosec a/2 है, न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। भाई इसमें भी क्या पूछा है, न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा m को पूछा है। प्रिज्म कोण हमारा a दे रखा है और अपवर्तनांक है वह अपवर्तनांक cosec a/2। ध्यान रखना cosec a/2। तो यहां पर अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है साइन कोष्टक के अंदर डेल्टा m प्लस a/2 बटे साइन a/2, साइन a/2। पर एक चीज बताओ, आपको मान किसका पता है, आपको डेल्टा m तो निकालना है, जो प्रिज्म कोण a है वही रहेगा। अब यहां पर n का मान लगाओ, n का मान लगाओगे cosec a/2 और यहां पर बराबर हो जाएगा साइन डेल्टा m प्लस a वट्टे 2 वट्टे साइन a/2। अब देखो यहां पर ये कॉसेक किसका व्युत्क्रम होता है, कॉसेक व्युत्क्रम होता है साइन का। कॉसेक ध्यान रखना, कॉसेक ये व्युत्क्रम होता है, कॉसेक थीटा ये व्युत्क्रम होता है 1/sin थीटा के। ठीक है, और साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/cosec थीटा, यानी व्युत्क्रम हो जाएगा। इसी प्रकार जो कॉट थीटा व्युत्क्रम होता है किसके, टेन थीटा के, या टेन थीटा व्युत्क्रम होता है किसके, कॉट थीटा के। अब बचा कौन हमारा कॉस, तो कॉस थीटा किसके व्युत्क्रम हो जाएगा, 1/sec थीटा के। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये व्युत्क्रम होते हैं, है ना। अब देखो तो cosec cosec थीटा, cosec थीटा व्युत्क्रम होगा sin थीटा के, तो 1/ उल्टा हो जाएगा sin a/2 बराबर डेल्टा m बराबर sin उसके बाद डेल्टा m प्लस a वट्टे 2 और वट्टे में कौन है sin a/2। अब बेटा देखो sin a/2 से sin a/2 कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये भाग में है और ये भाग में है, दूसरी ओर जाके किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां बचेगा 1 बराबर sin डेल्टा m प्लस a और बट्टे 2। अब एक चीज बताओ, एक साइन में कितने का मान होता है, अगर मुझे यहां से क्या करना है, साइन को हटाना है, तो यहां पर मान किसका लाना होगा, साइन का ही मान लाना होता है। अब साइन एक किसका मान होता है, तो आप बताओगे जो एक मान होता है, एक मान वह किसका होता है, साइन 90 का। कितना होता है, साइन 90 का। और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, और साइन 90 का मान 1 बराबर हो जाएगा साइन डेल्टा m प्लस a और बट्टे 2। तो यहां से साइन कैंसिल मत कर देना, काट देना, नहीं, साइन से साइन हट जाएगा, बराबर होगा 90 इक्वल टू इधर बचेगा डेल्टा m प्लस a बट्टे 2। अब ये 2 किसमें आप बताओगे, भाग में है, दूसरी ओर जाके गुणा में, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 90 दूनी डेल्टा m प्लस a बराबर 90 दूनी कितना हो जाएगा 180
ये a प्लस में है, दूसरी ओर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 180 माइनस के a, और ये हमने क्या निकाल लिया, न्यूनतम विचलन कोण। क्लियर, नोट करें इस प्रश्न को। इसके बाद अगला सवाल है, यदि प्रिज्म का कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। भैया जो प्रिज्म का कोण है A, वह किसके बराबर है, न्यूनतम विचलन कोण के, यानी A बराबर है न्यूनतम विचलन कोण के। तो प्रिज्म के पदार्थ का क्या ज्ञात करना है, अपवर्तनांक ज्ञात करना है। और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिज्म का सूत्र होता है साइन n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a बट्टे 2 और बट्टे में साइन a बाई 2। अब यहां पर जो a बराबर किसके, डेल्टा m के, या डेल्टा बराबर किसके, a के, तो यहां पर n बराबर हो जाएगा साइन डेल्टा m की जगह हम किसको लगा देंगे, a को, प्लस a बट्टे 2 और बट्टे क्या हो जाएगा, साइन a बाई 2। तो यहां से हो जाएगा साइन a और a क्या हो जाएगा, 2a बट्टे 2 और बट्टे में क्या हो जाएगा, साइन a बाई 2। अब यहां पर करना क्या है, आप लोगों को बेटा बहुत से दिमाग ऐसे चल रहे होंगे, कैसे कि आप लोग यहां से सीधा सीधा बेटा ऐसे कट कर दोगे, नहीं, यहां से पहले किसे कर दें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा साइन a बट्टे साइन a बाई 2। ठीक है, अब आप लोग बेटा इसको भी मत काट देना, क्योंकि ये कोण अलग है और ये कोण कैसा है, अलग है। यहां कोण अलग था, यहां कोण कैसा है, अलग है। यानी आप लोगों ने लिखा हो साइन 45 और बट्टे साइन 30, तो आप लोग ऐसा थोड़ा नहीं बेटा ऐसे काट दोगे, नहीं, ये एंगल है वो कैसे अलग अलग है, इसलिए इसको काटना नहीं है। अब एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यह होता है 2 साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा। ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन 2 थीटा का। अब करना क्या है, अगर मैं इसके एंगल को आधा कर दें, इसके कोण को आधा कर दें, तो मान लिया यहां 2 थीटा है, भाई आधा कर दो तो एक ही थीटा रह जाएगा। मान लिया मैंने यहां पर क्या कर दिया, कोण को आधा कर दिया, यानी यहां 2 थीटा था, यहां पर थीटा कर दिया। भाई कोण को आधा कर रहे हैं तो ये सब के सब कोण भी कैसे हो जाएंगे, आधे। कोण को आधा करेंगे तो ये भी कोण कैसे हो जाएंगे, आधे। अर्थात 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ध्यान रखना ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब करना क्या है, यहां से फॉर्मूला लगाते हैं, n बराबर साइन a, थीटा की जगह कौन है, थीटा की जगह हमारा a है, तो यहां फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा की जगह कौन आ जाएगा, a बाई 2। जहां आपको थीटा दिखाई दे वहां पर आपको क्या रखना है, a रखना है। उसके बाद कॉस थीटा बाई, थीटा की जगह किसको रखना है, a को, a बाई 2, यानी 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2 और बट्टे कौन हो जाएगा, साइन a बाई 2। तो होगा क्या यहां से, अब साइन a बाई 2 से साइन a बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, n बराबर बचेगा 2 कॉस a बाई 2। और यह रहा बेटा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र। ठीक है, नोट करेंगे इस सवाल को, नोट करिएगा। इसके बाद बेटा अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है 60 अंश अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तन कोण, अपवर्तनांक √2 है। अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। पहला अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण यानी डेल्टा m ज्ञात करवाया है। दूसरा आपतन कोण, आपतन कोण मतलब I ज्ञात करवाया है। अपवर्तन कोण मतलब R ज्ञात करवाया है। और निर्गत कोण यानी I'। देखो आप लोग फॉर्मूला पढ़ के आए हैं प्रिज्म के अपवर्तनांक का फॉर्मूला। प्रिज्म के अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a बट्टे 2 बट्टे साइन a बाई 2। अब इसके अंदर की कहानी क्या है कि यहां पर m तो हमारा क्या है, अपवर्तनांक, n हमारा क्या है, अपवर्तनांक। यहां पर डेल्टा m क्या हमारा, यही हमारा है विचलन कोण, अल्पतम, अल्पतम विचलन कोण। अच्छा a हमारा क्या है, ये a हमारा है अपवर्तक कोण,
या इसी को बोलते हैं बेटा क्या, प्रिज्म कोण। ठीक है, अब इस सवाल के अंदर आप लोग देख लो क्या क्या मान दे रखा है। तो आप बोलोगे यहां पर अपवर्तक कोण A बराबर हमें पता है कितना है, 60 अंश है। उसके बाद पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक पता है, अपवर्तनांक n बराबर पता है √2। पहली स्थिति पूछी है विचलन कोण की, बिल्कुल बेटा निकाल लें। कैसे निकाल लेंगे, फॉर्मूला हमारा ये रहा, इसी फॉर्मूले की सहायता से हम बेटा इसको हल करेंगे। देखो इधर हल कर रहा है, पहला स्टेप इधर देखो, यहां पर n, अब n की जगह आप मान कितना लगाओगे, √2। n की जगह लगाओगे √2 बराबर साइन, उसके बाद कौन है, डेल्टा m। भैया इसी को तो निकालना है, डेल्टा m को तो निकालना है। अब a हमारा अपवर्तक कोण है, प्रिज्म कोण है, एंगल कितना है इसका, 60 अंश। a की जगह लगाओ 60 और बट्टे 2 बट्टे, यहां पर कौन है साइन, और a की जगह 60 और बट्टे में 2। ठीक है, यहां से काट दो, कितने बार कट जाएगा, 30 बार। कितने बार कट जाएगा, 30 बार। तो √2 बराबर साइन डेल्टा m प्लस 60 बट्टे 2 बट्टे साइन 30। साइन कितना हो जाएगा, 30, और साइन 30 का वैल्यू अब यहां क्या कर देंगे, लगा देंगे। या ये भाग में है, या ये किसमें, भाग में है, दूसरी ओर जाएगा, किसमें हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, दूसरी ओर गुणा में हो जाएगा। बराबर कौन बचेगा, तो आप बताओगे साइन डेल्टा m प्लस 60 बट्टे 2। ठीक है, लगा दो मान इसका, तो यहां पर साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 बराबर साइन डेल्टा m प्लस 60 और बट्टे कितना हो जाएगा, 2। अच्छा, हम 2 को कैसे लिख सकते हैं, कहानी ये 2 की लिखने की आ रही है। आप अंडर रूट में जब 2 × 2 होते हैं तभी तो 1 2 बाहर निकालते हैं, तो यहां पर √2, और हम इस 2 को लिख सकते हैं √2 × में √2, तभी तो जब 2 दूनी 4, और 4 कितने का वर्गमूल होता है, 2 का। तो यहां से 2 से √2 से 1 √2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर साइन डेल्टा m प्लस 60 और बट्टे 2। ठीक है, अब यहां से कहानी क्या होगी कि आपको पता है कि यहां कौन है, 1/√2, कौन है, 1/√2। अब ये 1/√2 कितने का मान होता है साइन के अंदर, तो आप बताओगे ये साइन 45 का मान होता है। कितने का मान होता है, साइन 45 का मान होता है, बराबर साइन डेल्टा m प्लस 60 बट्टे 2। अब यहां से कहानी क्या होगी, यहां से कहानी ये होगी कि ये साइन से साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, बचेगा 45 बराबर डेल्टा m प्लस 60 और बट्टे में 2। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ नहीं बट्टे क्रॉस मल्टीप्लाई, डेल्टा m प्लस 60 बराबर 45 दूनी कितना हो जाएगा, आप बताओगे 90। ये 60 प्लस के दूसरी ओर जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो 90 और माइनस के 60, अर्थात विचलन कोण हमने निकाल लिया कि हमारा कितने अंश निकला, विचलन कोण कितने अंश निकला, 30 अंश। उसके बाद अब हमें क्या निकालना, आपतन कोण I। तो एक चीज बताओ, हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं साइन I बट्टे साइन R इक्वल टू क्या होता है, नेतांक। तो एक चीज बताओ, साइन I, तो साइन I की जगह यही तो मान है, बट्टे साइन, और R की जगह यही तो मान है, तो हमें I निकालना। तो I बराबर होता है डेल्टा m प्लस a/2। भाई अब तो हमें बताना है डेल्टा m का वैल्यू कितना है, डेल्टा m का वैल्यू 30 है, और प्लस में a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 60, और बट्टे में कितना है 2। 60 और 30 90, 90 में 2 का भाग कर देंगे कितना आ जाएगा, 45। ये निकाल लिया हमने आपतन कोण I। अब हमें निकालना है कौन सा, अपवर्तन कोण R। तो R बराबर होता है बेटा a/2, और a का वैल्यू तो हमें पता है, a का वैल्यू कितना है 60 और बट्टे में 2 बराबर कितना निकलेगा 30, अर्थात R का मान भी निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, निर्गत कोण। क्या निकालना है, निर्गत कोण। ध्यान रखना निर्गत कोण I डैश बराबर होता है आपतन कोण I के, अर्थात आपतन कोण I का मान कितना निकला है, तो आपतन कोण I का मान निकला 45, तो निर्गत कोण भी कितना हो जाएगा, 45। कितना हो जाएगा, 45। तो ये इस तरीके से हम सवाल को हल करते हैं। बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न 5 नंबर का
निश्चित आता है। नोट करिए इस सवाल को बेटा। देखो इसके बाद सवाल क्या है, सवाल है दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर, दो भैया बिंदु आवेश हैं और वायु में एक निश्चित दूरी पर रखा है, तो रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। ये कहां, वायु के अंदर। फिर इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युतांक में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इस पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। ठीक है, तो माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात करना है, माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात करना है। और यह प्रश्न बेटा 2017 के बाद 2024 के सेटों में विकल्प में आया हुआ है। सबसे पहले इस सवाल को हल करना है, जब भी सवाल को आप लोगों को हल करना है तो पहले उसकी लैंग्वेज समझो। देखो सबसे पहले देखो जो आवेश हैं, दोनों आवेश कहां रखे हुए हैं, आवेश वायु में एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है। तो देखो तब इनके बीच लगेगा F एयर, मतलब जो बल लग रहा है वो किसमें लग रहा है, वायु में। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। पर इनका जो वायु में बल लग रहा है, चलो पहले समीकरण बना दो, समीकरण सीधा क्या बना दे रहे, 1। अब देखो जब दोनों आवेश काम रखे गए किसी माध्यम में रखे हुए, तब उनके बीच बेटा बल, जब दोनों आवेश अब कहां बेटा, माध्यम में है, माध्यम में एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है। जब दोनों आवेश माध्यम में एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, r दूरी पर, यानी जो बल लगेगा माध्यम में लगेगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जब भी माध्यम की बात करेंगे, माध्यम में बेटा माध्यम की बात करेंगे तो कैसे क्या कर देंगे, भाग, क्योंकि वायु या निर्वात में यही के बराबर क्या पाया जाता है, 1 पाया जाता है। जब माध्यम की बात करेंगे तो माध्यम में कौन आ जाएगा, के आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फॉर्मूला Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब करना क्या है, समीकरण 1 भागित 2, समीकरण 1 में 2 का भाग कर दो, चाहे बेटा 2 में 1 का भाग कर दो। ठीक है, 1 में 2 का भाग कर देंगे, चाहे 2 में 1 का, जरूर नहीं कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब भाग करने की बात आएगी तो LHS में भाग और RHS में भाग। तो इसकी LHS में F एयर बट्टे F M, M का मतलब ये माध्यम है, A का मतलब एयर वाला, तो यहां पर एयर, और उसके बाद RHS में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर बट्टे माध्यम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 और बट्टे R स्क्वायर। तो यहां से हुआ क्या भाई, ये तो सब कुछ कैंसिल। अब इस कहानी को समझते हैं, इस कहानी में 1 बट्टे यहां कुछ नहीं, 1 मान लो बट्टे, यहां पर 1 बट्टे कौन हो जाएगा, के। तो आप लोग पढ़ के आए, बाहर का बाहर गुणा और अंदर का अंदर गुणा। तो यहां पर F एयर बट्टे F माध्यम बराबर के कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। अब देख लो बेटा यहां से F एयर का मतलब वायु में इनके बीच बल कितना लग रहा है, 80 न्यूटन। देखो वायु में इनके बीच लग रहा है 80 न्यूटन बल, और इन्हीं आवेशों को जब परावैद्युतांक में इतनी दूरी पर रखा जाता है तो इसमें बल कितना लगता है, 8 न्यूटन का। तो माध्यम में बल कितना है, 8 न्यूटन का, बराबर कौन हो जाएगा, के। 8 ढाई बेटा कितना हो जाएगा, 80, अर्थात के बराबर कितना निकलेगा, इसका आंसर 10। क्लियर, नोट करें इस सवाल को, नोट करिएगा। इसके बाद बेटा अगला सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, और कभी कभार ये छोटे सवाल आप लोग बेटा बहुत गलती कर जाते हो इस टाइप के सवालों में। क्या है, देखो यहां पर 1 माइक्रोकूलम के 2 बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से 2.0 mm दूर रखे हैं। इसके द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। किसको गणना करनी है, द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है। देखो यहां पर 1 माइक्रोकूलम के 2 आवेश हैं,
पर है कैसे विपरीत, एक माइनस का और एक प्लस का। भैया जब दोनों पे आवेश समान होगा, Q1 और Q2 दोनों पे आवेश समान है, क्यों? क्योंकि एक माइक्रो कूलम है, परंतु है कैसे ये विपरीत प्रकार के। अब एक माइक्रो कूलम है, माइक्रो कूलम को कूलम में ले आओ तो किस में बदल जाएगा, कूलम को। यहां पर जब माइक्रो को चेंज करोगे 10 की पावर -6 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। अच्छा जब बताओ दोनों आवेशों के बीच की दूरी को किससे देखते हैं, 2L से। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है, पूरी होती है 2L, ठीक है। तो यहां पर 2L बराबर कितना है, कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, 2 mm। अब इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहां पर mm को मीटर में चेंज कर दिया। अब हमें निकालना क्या है, वैद्युत ध्रुवागुण। P बराबर क्या होता है, Q इंटू में 2L। तो यहां पर Q का वैल्यू कितना है, तो आप किसी भी एक कण का परिणामी आवेश लगा दीजिए। क्या है, 1 गुणा 10 की पावर -6 इंटू 2L क्या है, 2 गुणा 10 की पावर -3। तो 2 का 1 में गुणा करो 2 और -6 और 3 कितना हो जाएगा, -9। अब बात करेंगे इसके मात्रक की, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, और दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। अब आप लोग ऐसा ना करना कि भाई यहाँ पर 2 को ये गुणा में दूसरी ओर भाग भेज दो, नहीं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी ही 2L होती है। क्लियर, नोट करें इस सवाल को, नोट करिएगा। इसके बाद बेटा अगला सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा सा महत्वपूर्ण सवाल है। देखो क्या है सवाल, सरकंडे की 2 समान आवेशित गोलियां जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 10 ग्राम है, 120 सेंटीमीटर लंबे सिल्क के 2 धागों द्वारा एक बिंदु से लटकाई गई हैं। प्रतिकर्षण के कारण उनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गोली पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक गोली पर किसका मान ज्ञात करना है, प्रत्येक गोली पर आवेश का मान, ठीक है। देखो सबसे पहले सरकंडे की 2 गोलियां हैं, 2 आवेशित गोलियां, ये रही। एक गोली पर यहां पर ये वाली Q1 है और इस पर है Q2। इस Q1 पर जो आवेश, पहली वाली गोली पर आवेश Q है और दूसरी वाली गोली पर भी आवेश क्या है, Q है, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर 2 समान गोलियां जिसपे प्रत्येक का द्रव्यमान, यानी इस वाली गोली का द्रव्यमान M1 बराबर कितना हो जाएगा, 10 ग्राम, और M2 बराबर भी कितना हो जाएगा, 10 ग्राम। अब एक चीज बताओ, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम में होता है या ग्राम में, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम में। किसमें होता है, किलोग्राम में। अब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है। हमें पता है कि भाई 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम। पर हमसे अब क्या पूछा है, हमें 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम नहीं पूछा है, हमें पूछा है कि भाई 1 ग्राम में कितने किलोग्राम। तो आप बोलोगे ये 1000 गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में हो जाएंगे, तो 1 ग्राम बराबर हो जाएगा 1/किलोग्राम बट्टे 1000, और 1000 का मतलब 10 की पावर 3, और ऊपर जाएंगे तो किसकी हो जाएंगी, माइनस की। तो 1 ग्राम में अगर आपसे पूछ ले कितने किलोग्राम, तो 10 की पावर -3 किलोग्राम। भाई ये चीज तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो 10 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम। अब इसके बाद क्या बचेगा कि यहां पर कुछ नहीं, 10 की पावर 1, तो -3 वैसे प्लस का 1 गया तो -2 किलोग्राम, ठीक। ऐसे यहां पर इसका भी बेटा मान कितना हो जाएगा, -10 की पावर -2 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद 120 सेंटीमीटर लंबा, यानी L बराबर दे रखी है उसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर। पर भैया लंबाई किस, जो हमारी दूरी होती है किस में होती है, मीटर में होती है। यहां तो सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में है, तो ध्यान रखना दूरी को किस में लाना होता है, हमें लाना होता है मीटर के अंदर। तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर बदलेगा मीटर में, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। इतनी कहानी हो गई। धागे से एक बिंदु द्वारा लटकी हुई है भैया, एक बिंदु द्वारा ये लटका दी गई, ठीक है। ये बिंदु मान लिया, बिंदु द्वारा लटकी गई है। प्रतिकर्षण के कारण, भाई इनके बीच में बल कैसा लग रहा है, प्रतिकर्षण के कारण ये उनके बीच की जो दूरी है, ये दूरी मान लिया, ये दूरी है, टोटल दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। टोटल दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। जो भी दूरी मापते हैं इसके मध्य बिंदु से मापते हैं, तो यहां पर इस पे क्या डाल दे रहे हैं, लंब, ठीक है। तो मध्य बिंदु O से ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 2.5, भाई 5 का आधा कर दोगे 2.5 सेंटीमीटर। मध्य बिंदु O से इधर वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है।
ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। और मान लिया ये दूरी हमारी कौन सी हो जाएगी x, क्योंकि एल यहां ले चुके हैं इसलिए इस दूरी को हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे। तो x बराबर कितना है बेटा 2.5 सेंटीमीटर। टोटल दूरी 2x और ये दूरी x, क्योंकि हम l इसमें लंबाई के रूप में उपयोग कर चुके हैं। ठीक है, अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो तो भैया 2 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा -2 मीटर। तो पहले कहानी बेटा इतनी दे रखी है। अब यहां पर ये बन जाएगा बेटा दोलन गति का फॉर्मूला। क्लियर कि भैया आप लोग जैसे झूला झूलते हैं और झूला झूलने पर एक पॉइंट होता है और एक पॉइंट होता है उससे झूला नीचे लटकाते हैं। ठीक है, और उसे किससे मान लिया इससे बांध देते, मान लिया इस पे 2 रस्सी बांध दिया और ऊपर लटका दिया। एक आवेश यहां रखा हुआ एक आवेश यहां रखा हुआ, तो ये क्या करेगा गत करेगा और गत करने में इस पर क्या लगेगा बल लगेगा। क्या लगेगा बल। अब वो बल कौन सा लगता है F बराबर भाई पृथ्वी जब इस ये क्या करेगी इसको पृथ्वी क्या करेगी अपनी ओर खींचेगी नीचे की ओर, तो F बराबर होगा mg बट्टे L और इनटू में कौन हो जाएगा x, मुख्य इस दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से दूरी। ठीक है, अब m का वैल्यू भैया द्रव्यमान कितना है तो आप बोलोगे 10 की पावर -2, गुरुत्वीय त्वरण g का मान 10 बट्टे लंबाई कितना है 120 गुणा 10 की पावर -2 और इनटू में x का वैल्यू क्या है मध्य बिंदु से और आवेश तक की दूरी कितनी है x बराबर 2.5 गुणा 10 की पावर -2। ठीक है, अब इसके आगे कहानी देखो। यहां से 0 से 0 कैंसिल। अब 10 की पावर -2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहां से 2.5 बट्टे 12 ये -10 की पावर -2 दशमलव हटा के नीचे 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब 120 का भाग कितने में कर देंगे 25 के अंदर, तो भाग जाएंगे भाग टूटे बिन 0, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 बचेगा 100। ठीक है, वो 10 बचेगा 0 बढ़ा दे रहे हैं और कितने बार जाएगा 12 नहीं जाएगा भाग टूटे की बिंदी और फिर से क्या बढ़ा लेंगे 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो यहां पर लगभग में F बराबर निकलेगा 0.20 गुणा 10 की पावर -2। अब एक काम करो भैया एक अंक दशमलव सीधे हाथ की ओर खिसकाओ और जब दशमलव सीधे हाथ की ओर खिसकाओगे घात किसमें बढ़ेगी माइनस की। किसकी बढ़ेगी माइनस की बढ़ेगी। तो 2.0 भाई एक अभी दशमलव कहां है 2 से पहले है, अब दशमलव क्या कर रहे हैं एक अंक इधर खिसका रहे हैं तो 2 के उधर चला जाएगा और घात किसमें बढ़ जाएगी बेटा माइनस की। तो ये हमने क्या निकाल लिया बल, ये हमने क्या निकाल लिया बल। तो सबसे पहले कहानी ये थी। ठीक है, अब हमें क्या करना है हमें आवेश का मान चाहिए। किसका मान चाहिए आवेश का। तो फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे r²। दो आवेश दोनों के बीच की दूरी कूलाम के नियम से। भाई बल तो आपको पता है ना कितना है 2 गुणा 10 की पावर -3 बिल्कुल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9। भाई Q1 पर आवेश Q है Q2 पर आवेश Q है बट्टे दोनों आवेशों के बीच की दूरी आप बोलोगे 5 सेंटीमीटर है, पर भाई दूरी हमारी सेंटीमीटर में नहीं होती है मीटर में होती है 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई। यहां पर समझ में आया भाई ये दूरी सेंटीमीटर में है और दूरी कौन सी लगनी है दूरी लगनी है दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर है। अब यहां पर सेंटीमीटर को मीटर में लाओगे तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई, पर स्क्वायर है तो बेटा कितने बार लगना है 2 बार, स्क्वायर है इसलिए 2 बार। ठीक, अब देखो अब कहानी क्या है भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां से Q का मल्टीप्लाई Q में करेंगे तो Q² इनटू में 9 गुणा 10 की पावर 9 बराबर 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 25 इनटू में 10 की पावर -2 10 की पावर -2 -4 और यहां पर कौन है 2 इंटू 10 की पावर -3 2 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, अब ये गुणा में है दूसरी ओर जाके भाग में तो Q² बराबर हो जाएगा Q² बराबर हो जाएगा 25 गुणा 10 की पावर 4 और 3 7 माइनस के और यहां पर बेटा कौन है 2 बट्टे 9 इंटू 10 की पावर 9 ये प्लस के ऊपर जाके माइनस के हो जाएंगे बेटा किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 25 गुणा 10 की पावर माइनस के साथ प्लस के 9 है ऊपर जाके -9 और बट्टे और इनटू में कौन है इनटू में 2 भी तो चल रहा है बट्टे 9 स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट आ जाएगा।
इसको हटाएंगे क्या आ जाएगा अंडर रूट 9 और 7 कितना हो जाएगा माइनस के 16 और इनटू में 2 और बट्टे 9। चलो निकालो 25 कितने का वर्गमूल होता है आप बताओगे 5 का। उसके बाद 10 की पावर यहां से बेटा ये 16 घात हैं और 16 में से आधी घात बाहर निकालो। 16 में से आधी घात कितनी निकलेगी 8 माइनस की। उसके बाद अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414 और बट्टे कौन हो जाएगा 9। ठीक है 5 का मल्टीप्लाई कर दो 5 और 20 5 एकम 5 और 2 7 यानी 70 3 अंक बाद दशमलव है लगा देंगे बट्टे 9 दशमलव हटाओ 1 2 3 सॉरी यार 9 बेटा 3 का वर्गमूल होगा कितने का होगा 3 का दशमलव हटाओ 3 जीरो। ठीक है इस जीरो से ये जीरो कैंसिल और गुणा 10 की पावर कितना है माइनस के 8 भाग कर देंगे 300 दूनी 600 और 107 और 3 का 9 लगभग में 3 पॉइंट कितना बचेगा 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस के कूलाम आवेश इतने कूलाम क्या निकलेगा आवेश। ठीक है ध्यान रखना क्योंकि यहां पर 300 का भाग जब मल्टीप्लाई हम 300 का भाग करेंगे 707 में 300 दूनी 600 107 बचेगा 10 लगा 0 और 3 का 3 आ जाएगा। ठीक है 2 पॉइंट कितना कितना जाएगा 2.3। ठीक है तो ये इस तरीके से सबसे पहले करना क्या था सबसे पहले हमें बेटा करना था कि भैया दो आवेश बिल्कुल ले लिया हमने दो आवेश और दोनों आवेशों को क्या किया जिन पर समान आवेश है मान लिया Q1 बराबर Q Q2 बराबर Q भैया समान आवेश है और इसे क्या किया गया है जिनका और इन गोलियों का द्रव्यमान भी दे रखा है द्रव्यमान दोनों का समान है M1 और M2 दोनों का मान कितना है 10 ग्राम है 10 ग्राम है और ग्राम को भैया और द्रव्यमान का मात्रा किस में होता है किलोग्राम में होता है द्रव्यमान का मात्रा किस में होता है किलोग्राम में। तो यहां पर जब किलोग्राम में चेंज करोगे तो 10 की पावर माइनस के 3 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई तो माइनस के 3 में से प्लस का आ गया तो माइनस के 2। ठीक है फिर इन्हें क्या दिया एक धागा से लटका दिया गया है तो धागा से लटकाने पर इनके बीच में प्रतिकर्षण लगता है और प्रतिकर्षण लगने के बाद ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर हो जाते हैं 5 सेंटीमीटर दूरी पर। और ध्यान रखना आवेश जो जब भी दोनों आवेशों के बीच की दूरी मापते हैं कहां से मापते हैं मध्य बिंदु से कहां से मापेंगे मध्य बिंदु से तो टोटल 5 थी मध्य बिंदु से बेटा 5 सेंटीमीटर को दो भागों में बांट दो 2.5 और 2.5। ठीक है अब धागे की लंबाई दे रखी है 120 सेंटीमीटर धागे की लंबाई कितनी दे रखी है 120 सेंटीमीटर। अब कहानी क्या होगी तो यहां पर सबसे पहले मान लिया आपने ये इस मार्कर को क्या किया एक कॉर्नर एक आवेश यहां रखा है एक आवेश यहां रखा है और दोनों 5 सेंटीमीटर दूरी पर और इसे एक धागे से लटका दोगे तो लटकाने पर पृथ्वी बेटा इसे क्या करेगी अपनी ओर खींचेगी तो गुरुत्वीय बल लगेगा m इंटू में g वाला और ये क्या करेगा प्रतिकर्षण हो रहा है तो गत करेगा तो इनके बीच में जो बल लगेगा F बराबर m इंटू में g बट्टे l का मतलब उसकी लंबाई पर बल लगने वाला बल और इंटू में दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो यहां से बेटा ये सब के सब मान लगा के F का वैल्यू निकाल लेंगे और F का मान कूलाम के नियम से F की जगह लगा देंगे और यहां से किसका मान निकाल लेंगे आवेश का। नोट करें इस सवाल को। इसके बाद बेटा अगला सवाल महत्वपूर्ण सवाल है। देखो क्या सवाल बोल रहा है सवाल बोल रहा है ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 0.05 मीटर है कोनों ए व बी पर क्रमशः 50/3 माइनस 50/3 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 कूलाम तथा माइनस के 50/3 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 कूलाम के आवेश हैं। इसके कारण कोने सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा क्या होगी। सिंपल सवाल है देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले भैया यहां पर एक चीज बताओ ये त्रिभुज हमारा है कैसा। पहली चीज ये है कि भैया ये जो हमारा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। कितना होता है 180 अंश। भैया यहाँ A पॉइंट है ये B पॉइंट है और यहां ले लिया हमने C तो आप बोलोगे यहां पर ये एंगल 60 अंश ये एंगल भी 60 अंश ये एंगल भी 60 अंश। भैया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है 180 अंश होता है। ठीक है तो हमें एंगल पता है। इसके बाद बेटा अब दूसरी कहानी है कि भैया इन पे आवेश है। पहले वाले पे आवेश है 50/3 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 कूलाम और दूसरे वाले पे आवेश है 50/3 ये माइनस का है इंटू 10 की पावर माइनस के 9 कूलाम।
यानी विपरीत प्रकार के आवेश हैं। उसके बाद प्रत्येक की भुजा दे रखी है। भैया इस भुजा की लंबाई 0.05 मीटर, भाई इस भुजा की लंबाई 0.05 मीटर और इस भुजा की लंबाई भी 0.05 मीटर। भैया जैसा सवाल बोला वैसे सवाल करते चले जाएंगे। अब कोने सी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब देखो यहां पर ये कोना सी है। सबसे पहले एक चीज बताओ, इस बिंदु से प्लस किधर है, तो इस बिंदु से प्लस इधर है, इस बिंदु से प्लस इधर है, तो इसके विपरीत कौन होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस के विपरीत, प्लस के विपरीत। ठीक है, यहां पर ये हो गई इसकी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। मान लिया E1, इस बिंदु से माइनस किधर है, जिधर माइनस Q आवेश होगा, जिधर आवेश का मान ऋणात्मक है उसी दिशा में क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस भैया इस बिंदु से जिधर माइनस होए उतना ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैंने मान लिया ये हमारा E2 है। ठीक, अब इसके बाद की कहानी क्या है कि भैया हमें एक बहिष्कोण मिल गया। क्या मिला, बहिष्कोण, बाहरी कोण। और ये बहिष्कोण किसके बराबर होता है, त्रिभुज के किन्हीं दो अंतः कोणों के योग के कैसा होता है, बराबर होता है। बहिष्कोण त्रिभुज के किन्हीं दो अंतः कोणों के योग के कैसा होता है, बराबर। बेटा अब लेकिन कौन से दो अंतः कोण, तो जो बहिष्कोण है उसके अंदर वाला एंगल छोड़ के दो एंगल बचते हैं। बहिष्कोण के पास वाला जो अंदर वाला एंगल होता है उस कोण को छोड़कर शेष जो बचते हैं उन दोनों कोणों के योग के बराबर। भाई ये भी 60, ये भी 60, तो थीटा बराबर बेटा टोटल कितना हो जाएगा, 120। सबसे पहले पहला काम क्या करना है कि भैया प्लस के कारण बिंदु सी पे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, माइनस आवेश के कारण बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसके बाद हम क्या निकाल ले रहे हैं, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर दोनों के कारण बिंदु सी पर, ऐसा नहीं है कि आपने एक के कारण निकालो, नहीं, दोनों आवेशों के कारण हमसे पूछी है, एक से नहीं पूछी है। भाई इन दोनों आवेशों के कारण बिंदु सी पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। देखो तो सबसे पहले लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र। अब मैं आपसे पूछे भैया किसी भी बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है ना, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 सॉरी नहीं Q अपॉन R, Q अपॉन क्या होता है, R²। किसी भी बिंदु पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो E1 बराबर क्या लगा दें, 1/4πε0 Q अपॉन R। अब एक चीज बताओ, Q अपॉन R², भैया इसका मान तो हमें पता है कि बिल्कुल पता है, कितना है कि 9 × 10⁻⁹। अब आपसे पूछा बेटा Q आवेश कितना है, तो आवेश बताओगे 50/3 × 10⁻⁻⁹ इनटू, अब बट्टे में दूरी लगाओ, बट्टे में किसको लगाना है, दूरी। भैया आवेश से और बिंदु तक की दूरी आप बोलोगे 0.05 मीटर है, 0.05 मीटर है, स्क्वायर है तो इसे कितने बार लिख देंगे, 2 बार, स्क्वायर है तो 2 बार। तो यहां से कुछ कट रहा है, बिल्कुल ये माइनस प्लस कैंसिल, दशमलव से हटाओ ऊपर 2 जीरो, इस दशमलव हटाओ ऊपर 2 जीरो, 25 और 25 चौक 100, 3 से कट जाएंगे बेटा ये कितने बार, 3 से ये कट जाएंगे 3 बार, कितने बार कट जाएंगे, 3 बार कट जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से कहानी थोड़ी सी और बदलेगी। यहां से E1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 बराबर हो जाएगा 5 × 15 या 5 × 20 कितना हो जाएगा, 60, 5 × 20 60 पर बेटा यहां पर 50 के आगे एक जीरो और है, बिल्कुल लगा दो। उसके बाद यहां पर अब घात देख लो, यहां 10⁻2 है, 100 का मतलब 10⁻ कितना हो जाएगा, 2। अब इसे 2 एक काम करिए, 2 अंक दशमलव इधर और खिसका लेंगे तो E1 बराबर हो जाएगा 2 घात प्लस की हो जाएंगी, पहले प्लस की 2 थी और 2 प्लस की हो जाएंगी, तो प्लस के कितने हो जाएंगे, 4 न्यूटन प्रति कूलम। ये बेटा हमने किसका मान निकाल लिया, E1। ठीक इसी प्रकार अब हम निकालेंगे E2, किसको निकालेंगे, E2। तो लिखेंगे E2 यहां पर माइनस Q आवेश के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र, E2 बराबर क्या फॉर्मूला लगेगी, तो E2 बराबर
1/4πε0, इसका मान होगा 9 गुणा 10⁹ 9। क्यों? आवेश कितना है? आवेश बताओगे कि 50/3 गुणा 10⁻⁻9 और इनटू है दूरी माइनस क्यू आवेश से बिंदु सी तक की दूरी, तो आप बताओगे 0.05 स्क्वायर है तो कितने बार लगा दोगे? 2 बार। तो यहां से दशमलव हटाओ 2, ऊपर 2 जीरो यहां पर, इनटू में 2 जीरो, 2 दशमलव हटाया 2 जीरो, 2 दशमलव घटाया 2 जीरो, तो यहां से क्या हो जाएगा? यहां से हो जाएगा ये 3 से कट जाएगा और 25 चौकू कितने हो जाएंगे? 100 और फिर से 5 चौक 20 या 60 यानी 600 और ये प्लस के माइनस के 9, ये प्लस के 9, ये माइनस के 9 और प्लस के 9 क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो यहां बचेगा 10 की पावर कितना? 2। अब एक काम करें, 2 दशमलव इधर खिसका दो तो 6 गुणा प्लस के 2 बढ़ जाएंगे, प्लस के 2 प्लस के 2 प्लस के 4 मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। देख लो बेटा, E1 और E2 इन दोनों के कारण, E1 और E2 दोनों के कारण बेटा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इतनी है। E1 के कारण इतनी, E1 के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इतनी और E2 वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इतनी। अब हमें निकालनी है परिणामी, और परिणामी निकालनी है तो एंगल दे रखा होता है तो फॉर्मूला होता है E बराबर अंडर रूट में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। अब यहां पर लगा रहे, लेकिन एक चीज देखो बेटा, E1 का मान भी देखना और E2 का मान दोनों के कैसे इक्वल है। देखो E1 का मान और E2 का मान दोनों के मान दिया जब बराबर है तो हम लिख सकते हैं E1 इक्वल टू E2। बात सही है? तो आप या इसे सबको E1 बना लो या सभी क्या बना लो? E2 बना लो। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों मान कैसे बराबर है। या आप लोग इनके मान लगाकर भी हल कर सकते हो। आप लोग क्या कर सकते हो? इनके E1 और E2 के मान लगाकर भी हल कर सकते हो। मतलब आपको जैसे सरल लगे वैसे हल कर लेना, ठीक है। तो यहां पर हम बेटा लगा रहे हैं E1 का E1 स्क्वायर प्लस E2 की जगह E1 का स्क्वायर प्लस 2E1 और E2 की जगह लगा दिया E1 और cos और थीटा की जगह कितना लगाएंगे? 120। एंगल कितना बन रहा है? 120। तो यहां से क्या कहानी होगी? यहां से कहानी होगी E1 और E1 2E1 का स्क्वायर प्लस 2E1 का स्क्वायर और cos 120 अंश का मान होता है माइनस के 1/2। तो यहां से कौन कॉमन आ जाएगा? तो आप लोग बताओगे कि यहां से जो कॉमन आ जाएगा वो 2E1 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा दोनों जगह से, भाई इससे और इस पद से। तो यहां पर बचेगा कौन? आप बताओगे यहां पर बचेगा 1 और यहां पर कौन है? यहां पर चिन्ह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहां पर 1/2, ठीक है। 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा? तो आप बताओगे 2 में से 1 गया तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल, अर्थात E1 स्क्वायर है बेटा, E बराबर हो जाएगा अंडर रूट में E1 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर से क्या हट जाएगा? अंडर रूट हट जाएगा, तो E बराबर कौन निकलेगा? E1। और E1 का मान बेटा कितना है? तो E1 का मान है 6 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, 6 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर? नोट करिए सवाल को, नोट करिएगा। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, ये 3 बार, और उम्मीद है बेटा देखो यहां से आपको जितने भी प्रश्न आपको रिपीट मिल रहे हैं 2024 के अंदर, वह प्रश्न 2015, 16, 12, 13, 17, 18 इनके ये क्वेश्चन आए हुए। अब देखो 13, 14 वाला प्रश्न 2024 के अंदर रिपीट है। अब देखो तो क्यों ना क्यों, तो इसीलिए हम जो भी प्रश्न करा रहे हैं वो सब के सब पिछले ही करा रहे हैं, कोई न्यू प्रश्न नहीं करा रहे हैं, ठीक है। तो नोट करेंगे इस पर। देखो सवाल क्या है, एक यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का न्यूनतम विचलन कोण वायु में रखने पर 1/4 रह जाएगा। देखो यहां पर जो प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण है वायु में रखने पर कितना हो जाएगा? 1/4 रह जाएगा। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। सबसे पहले पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए सूत्र क्या होता है? तो भैया पतले प्रिज्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बताओगे डेल्टा m बराबर n-1 इंटू में a। अब यहां पर n कौन सा लगाना है? हमारा कांच अगर वायु में है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक,
अगर हमारा कांच प्रिज्म जल में है तो जल के सापेक्ष, यानी प्रिज्म का संबंध किससे है, कहां पर है, उसी के सापेक्ष प्रिज्म का अपवर्तनांक। ठीक है, देखो सबसे पहले प्रिज्म हमारा वायु में है तो हम लगाएंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1 और इनटू में a, समीकरण नंबर 1। फिर हमारा जो प्रिज्म है वह जल में है तो अपवर्तनांक जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1 इनटू में समीकरण नंबर 2। अब करना क्या है भाई, समीकरण 1/2 कर दो, चाहे 2/1 कर दो, आपकी इच्छा। तो LHS में भाग करेंगे, RHS में भाग करेंगे, किसमें भाग करेंगे बेटा, RHS में भाग, इनटू में a और a। तो a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से डेल्टा A बट्टे डेल्टा M बराबर ANG का वैल्यू बेटा कितना है 3/2 -1 बट्टे WNG, या WNG बराबर होता है ANG बट्टे ANW। और यहां पर ANG का वैल्यू कितना है, ANG का वैल्यू 3/2 बट्टे ANW का वैल्यू कितना है 4/3, बाहर का बाहर अंदर का अंदर गुणा, 3 का गुणा 3 में करोगे 9/4 दूनी 8। तो WNG बेटा कितना निकाला आपने, तो आप बताओगे 9/8, 9/8 -1। तो यहां से अब आगे हल करेंगे तो 2 एकम 2, 3 -2/2 बट्टे 9 और 8 एकम 8/8। ठीक है, तो यहां से 2 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1/2 बट्टे 9 में से गया 1/8। ठीक है, बाहर का बाहर गुणा अंदर का अंदर गुणा, तो 8 और बट्टे कितना हो जाएगा 2। क्लियर, तो यहां पर 2 चौकू 8, डेल्टा M को उधर भेज देंगे और 4 को इधर ले आएंगे। तो डेल्टा M बराबर हो जाएगा, डेल्टा M बराबर हो जाएगा डेल्टा A और बट्टे कितना हो जाएगा 4, बट्टे क्या हो जाएगा 4। क्लियर, तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि जो यहां पर प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण है, जल में डुबोने पर प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण है वह वायु का 1/4 रह जाता है। कितना रह जाता है, 1/4। तो उम्मीद है आप लोगों को बेटा क्लास अच्छी लगी होगी। बस आप लोग हमें लगातार सपोर्ट करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे। आप लोगों को जितना ज्यादा से ज्यादा प्यार और सपोर्ट बना रहेगा, उम्मीद करते हैं कि हम उसी एनर्जी और उसी नए क्वेश्चन के साथ आप लोगों के सामने क्लास लाते रहेंगे। तो हम अपनी क्लास को यही ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।